हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम सुशांत तिवारी है और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस में जो एसे होता है, निबंध होता है, वो हम किस प्रकार से जो है हमें क्रिएट करना चाहिए और अलग अलग टॉपिक के अकॉर्डिंग जो एसे का स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है, किस टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसा स्ट्रक्चर हमें रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग इसमें सीखेंगे और जानेंगे। मेरा ये मानना है कि आप लोग ऐसे ही प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए होंगे और प्रिपरेशन के स्टार्टिंग में खास करके अगर आप सेल्फ स्टार्ट कर रहे होंगे तो काफ़ी कुछ डाउट होगा, कहाँ से शुरुआत करनी है अभी फ़िलहाल तो वही समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्याएँ मुझे भी थी, तो मैंने किस प्रकार से उसे टैकल किया और किस तरीके से जो है इस निबंध को जो है हम क्रिएट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ऐसे क्रिएट करने के लिए आ, हमारे पास क्या स्टेप होने चाहिए, हम लोग सबसे पहले उसके बारे में जो है जान लेते हैं। सबसे पहला है काम आपका, आपको टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है। ये सबसे पहला काम है कि आप एक टॉपिक सिलेक्ट कीजिए जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार के मेंस के ऐसे पेपर में आ सकता है। ऐसा कोई हाईलाइटेड टॉपिक अगर आपको लगता है तो सबसे पहले आप उस सिलेक्ट करेंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को। अब ये करेंगे कि आने वाले कुछ दिन तक, 3 4 दिन 5 दिन तक के, हम लोग क्या करेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड एक ऐसे क्रिएट करने का कोशिश करेंगे। थोड़ा सा धैर्य वाला ये जो है वो प्रोसेस होता है। एसी का जो प्रिपेयर करने का जो पार्ट है तो उसको उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अदर सब्जेक्ट के साथ साथ लेके उसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप टॉपिक सिलेक्ट कर लिए। नेक्स्ट जो है वो पार्ट रहेगा हमारा एसे के लिए कंटेंट कलेक्ट करने का। ये हमारा जो है वो नेक्स्ट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे हम लोग कंटेंट को। जहां से भी पॉसिबल हो पाएगा हम ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट जो है वो इकट्ठा करना जो है वो स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग एक ऐसे का जो है वो फ्रेमिंग तैयार करेंगे कि उसे हमें किस तरीके से फ्रेम करना है। और वो फ्रेम जब हमारा डिसाइड हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम जो यहाँ पे कलेक्शन किए हैं कंटेंट का, हम उसको सॉर्टिंग करना स्टार्ट करेंगे, सॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे। बोलने का मतलब है कि कंटेंट बहुत सारा होगा। हम लोग उसमें से क्या करेंगे, जो अच्छे पॉइंट्स हैं उनको अपने फ्रेम के अनुसार अलग अलग तरीके से सॉर्ट करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहां पे नोट डाउन करते हुए चलेंगे। इस तरीके से वो हमारे फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारा कंटेंट जो है वो सॉर्ट होते जाएगा इस कलेक्शन वाले कंटेंट से होके। अगला जो है वो स्टेप रहेगा एसे को फाइनलाइज करना, यानी कि लास्ट में जो है वो प्रॉपर एसे जो हम लिखने वाले हैं, जो निबंध लिखने वाले हैं पेपर में, वो आके हमारा फाइनलाइज हो जाएगा। ये हमारा समझ लीजिए यहाँ पे ऐसे लगभग रेडी हालत में रहेगा, जहाँ पे 6 पेजेस में हम इसको डिलीवर करने वाले स्थिति में रहेंगे। और इस पूरे टॉपिक जब हम लोग ये पूरा स्टेप ले लेंगे तो फाइनलाइज करते करते लगभग वो निबंध हमको याद हो जाता है। और अगले और लास्ट स्टेप में हम लोग क्या कर लेते हैं, उसको शॉर्ट में याद करने और रिवाइज करने के लिए हम लोग उसका एक सिनॉप्सिस बना लेते हैं। और इस तरीके से जो वो पर्टिकुलर एसे है वो पूरा प्रिपेयर हो जाता है। तो ये स्टेप्स जो है हमको लेके चलनी है। और इस तरीके से आप जो 50 नंबर का एसे आने वाला है उसको आप एक सिंप्लीफाई करके प्रिपरेशन कर सकते हैं टॉपिक बाय टॉपिक। तो देखिए मैंने क्या किया, मेरा क्या तरीका रहा इसको लेके, ये जो स्टेप्स मैंने बताए हैं इसको मैंने किस तरीके से हैंडल किया और प्रिपेयर किया इसे के लिए, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया कि जो गूगल डॉक होता है, ये गूगल ड्राइव में भी मिल जाएगा आपको जो गूगल डॉक है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि ऐसे को मैंने डिजिटल तरीके से वहां पर सबसे पहले नोट डाउन करना स्टार्ट किया। अगर टैब है या लैपटॉप है तो ये और इजी पड़ जाएगा आपको करना। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि डिजिटली हमारे पास इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे कंटेंट होते हैं जिसको हमको टाइप नहीं करना होता है, हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जहां नीड पड़ती है वहां पे टाइप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इजी पड़ता है कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए और स्ट्रक्चर को आगे पीछे करने के लिए। इसीलिए डिजिटली पहले जो है उसको क्रिएट करना मुझे जो है वो कंफर्टेबल लगा और इसलिए मैंने उसको वहां से जो है स्टार्ट किया।
तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि गूगल डॉक में मैंने जो कंटेंट है टॉपिक से रिलेटेड वो सारी चीज़ों को कलेक्ट किया। इसके लिए जो भी सोर्सेस मेरे पास थी वहां पर से मैंने जो है वो उसे कलेक्ट करना जो है स्टार्ट किया। जैसे कि पीआईबी एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, पीआईबी से मैंने ले लिया या दृष्टि आईएएस से मैंने ले लिया। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं G20 हम क्रिएट कर रहे हैं इसे, तो पीआईबी से जो उससे रिलेटेड हमें मिल रहा है गवर्नमेंट का डाटा उसको मैंने उठा लिया। दिल्ली आईएएस से ले लिया कुछ, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें योजना और कुरुक्षेत्र जो मैगजीन आती है वहां पर से जो मुझे कंटेंट दिख रहा था मैंने उसे पिक करने का कोशिश किया। जैसे मुझे याद है कि अंतरिक्ष उद्योग से रिलेटेड मैं किसे प्रिपेयर कर रहा था, वहां पे योजना को मैगजीन से मैंने बहुत सारे चीजें जो है वो वहां पर से कलेक्टेड और कंटेंट को। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट की मैगजीन है या गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस होते हैं, अगर योजना वाली बात है तो योजनाओं से रिलेटेड अगर नोटिफिकेशंस है तो वैसी चीजों से हम लोगों को क्या करना है, डाटा जो है वो मैं कलेक्ट करते जाता था और उस गूगल डॉक में उस डाटा को और उस कंटेंट को इकट्ठा करने का काम जो है वो सबसे पहला स्टेप मेरा होता था। फिर उसके बाद अगले स्टेप में क्या करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप वही है जो मैंने पीछे बताया कि जब ये कंटेंट मेरा इकट्ठा हो गया तो फिर मैं उसे सॉर्ट करता था, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को छांटते जाना है और छोटा करते चलना है, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारा हो जाता है। जब हम कंटेंट लाते हैं तो बहुत सारे कंटेंट हमारे पास आ जाते हैं, लगभग 15-20 पेज का कंटेंट इकट्ठा हो जाता है अगर डिजिटली उसको कर रहे हैं तो। उतना लंबा तो हमको लिखना नहीं है ऐसे में, तो हम वहां से इंपॉर्टेंट चीजों को अपने जो फ्रेम है उसके अकॉर्डिंग हम सॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, छोटा करना स्टार्ट करते हैं, और उसके साथ साथ अपने एसे को वहीं पर हम जो है वो फ्रेम कर लेते हैं। एक डिजाइन हम बना लेते हैं कि किस तरीके से हम उसे आंसर सीट में 6 पेज में लिखने वाले हैं। तो ये फ्रेम करते तक के मेरे पास में एक ऐसे जो है क्रिएट हो जाता था डिजिटली। फिर उसके बाद मैं क्या करता था कि नेक्स्ट स्टेप में ये लगभग जब तैयार हो जाता था उसके बाद अगले स्टेप में मैं क्या करता था कि अपने नोटबुक में जो कि मेरी जो है ऐसे की कॉपी है, एक कॉपी में बना के रखता था, उसमें जो है मैं इसे यहीं पर से जो मैंने गूगल डॉक में क्रिएट किया है इसी से जो है मैं यहाँ पर से कंटेंट लेके अपना जो फ्रेम है उसे लेके अपने नोटबुक में नोट करता था। क्योंकि कितना भी हमारे पास डिजिटल फॉर्मेट में हो वो कॉपी में जब लास्ट में हमें दिखता है तब हमें समझ आता है कि कितनी चीजों को और रखना है और डिलीट करना है या फिर हटाना है। तो यहाँ पर से इसमें उतारते समय और बेहतर तरीके से जो है वो फ्रेम हो जाता है और लिखने से समझ आ जाता है कि कितने पेजेस में वो आएगा। तो नोटबुक में मैं क्या करता था कि राइट करता था, अपना लिख लेता था जो फाइनल एसे मेरा है उसको यहाँ पे मैं नोट डाउन कर लेता था। और ये लगभग इस तरीके से डिजाइन होता था कि 5 से 6 पेज, 6 पेज जो हमारे पेपर में आने वाले हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो है ये बिल्कुल क्रिएटेड रहता था और ये फाइनल रहता था जो मुझे याद करके वहां पर डिलीवर करना है एग्जाम हॉल में। और क्योंकि ये भी लगभग 6-7 पेज में हमको देखने को मिलेगा, ज्यादा भी मिल सकता है जिस तरीके से मैं उसमें लिख रहा हूँ उसके हिसाब से, तो उतना बड़ा क्योंकि हर एक पॉइंट तो याद नहीं किया जा सकता है और पेपर हॉल में इतना सब कुछ जो है वो ऑलरेडी याद होता है, लेकिन लास्ट में रिवीजन के लिए एक सिनॉप्सिस बनाना जरूरी है, एक छोटे फॉर्म में उसको लाना जरूरी है। डिटेल में तो हम पेपर हॉल में लिख लेते हैं, इसीलिए लास्ट स्टेप में कॉपी में ही मैं उसका एक सिनॉप्सिस जो है वो क्रिएट कर लेता था। और फाइनल जो है रिवीजन के जो करना होता था उस टाइम पे मैं लास्ट लास्ट में सिनॉप्सिस ही देखता था। क्योंकि हमारे पास मान लेते हैं इस तरीके से हमने लगभग 10 से 12 जो है वो ऐसे जो है वो क्रिएट कर लिया है, तो सभी के फाइनल एसेस को याद करने का या फिर रिवाइज करने का उतना समय नहीं मिल पाता है आखिरी आखिरी में, तो उसको रिवीजन करने के लिए और एग्जाम के जो 2 घंटे होते हैं, पेपर वन के बाद के जो 2 घंटे होते हैं वहां पे रिवीजन करने के लिए एक सिनॉप्सिस हमारे पास होना चाहिए। वो उस टाइम को जो है वो एसे को बहुत अच्छे से उस टाइम पे रिवीजन करने में हमको हेल्प कर देता है। तो ये जो है एक प्रॉपर मेरा तरीका रहता था ऐसे क्रिएट करना और उसे रिवीजन करने के अकॉर्डिंग अरेंज करने के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं ऐसे के स्ट्रक्चर के बारे में। प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे करना है वो तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे कैसा हो सकता है और क्या एक तरीका होता है, क्योंकि देखिए ऐसे कंटेंट हम इकट्ठा करते हैं फिर समझ नहीं आता कि इसको लिखना कैसे है, आखिर क्या फॉर्मेट होना चाहिए। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग जो है वो रहता है, खास करके मुझे याद है 2-3 साल पहले जब मैं पहला मेंस अपना दे रहा था तो उस टाइम पे काफी कंफ्यूजन होता था कि कैसे एक अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो
वो जो है मैं कोशिश किया कि मैं एक डिज़ाइन जो है वो स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, ताकि बार-बार जो है वो सोचना ना पड़े और हम एक कम से कम एक फ्रेमवर्क हमारे पास में रहे। तो देखिए मैंने ये पाया कि जो टॉपिक्स होते हैं जो कि ऐसे पेपर में आते हैं हमारे पास, वो टोटल 3 टाइप के होते हैं। पहला जो है वो कुछ पॉजिटिव टाइप का टॉपिक होगा। पॉजिटिव टाइप का टॉपिक बोलने का मतलब है कि सकारात्मक है हमारा जो है टॉपिक, उसमें कुछ जैसे कि G20 हो गया, G20 के बारे में बताइए। तो वहाँ पे कुछ नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ पे हमको एक पॉजिटिव साइड लेके ज़्यादा चलना है इस टॉपिक में। तो यहाँ पर जो है वो ये टॉपिक को मैं एक टॉपिक हम पॉजिटिव ले लेते हैं, जैसे कि G20 एग्जाम्पल के लिए। दूसरा है टॉपिक जो कि नेगेटिव है, जिसमें समस्याएं रहेगी, जिसके बारे में हमको ज्यादा चर्चा करना रहेगा समस्याओं पे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे कि लास्ट ईयर आया था जलवायु परिवर्तन, G20 उसके पहले आया था 22 के मेंस में, और ये 23 के मेंस में जलवायु परिवर्तन। तो ये जो है नेगेटिव टाइप का हम टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, इसको नेगेटिव ले लेते हैं। और तीसरा जो हो सकता है वो होता है किसी योजना पे या फिर प्रोग्राम पे। ये जनरली छत्तीसगढ़ के जो निबंध वाले टॉपिक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि योजना या प्रोग्राम पे हमको जो है इसे लिखने को आ जाता है। तो ये थर्ड टाइप का टॉपिक है। अब इसके लिए हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। देखिए सबसे पहले हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर देखते हैं पॉजिटिव टॉपिक के लिए। तो लगभग सभी में सेम चीज है, बस हम लोग समझते चलेंगे और उसको जल्दी जल्दी देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखना होता है हमको प्रस्तावना, यानी कि निबंध के बारे में जो उसका इंट्रोडक्शन है वो हमें वहां पर देना होता है। ये आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं, कहा ना। कुछ लोग कोई स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, और कहीं कहीं पे कुछ स्लोगन से भी स्टार्ट किया जा सकता है। तो ये हम अपने हिसाब से जो है वो डिसाइड करेंगे। और प्रस्तावना एक बहुत अच्छा होना चाहिए, दो पार्ट प्रस्तावना और उपसंहार। तो पहला पॉइंट रहेगा हमारा प्रस्तावना का। बस याद रखिएगा ज्यादा बड़ा नहीं बना सकते, क्योंकि उतना भी स्पेस हमारे पास होता नहीं है। तो प्रस्तावना के बाद फिर इसके बाद हम लोग सेकंड चीज लेके चलेंगे परिभाषा। यानी कि प्रस्तावना के बाद जो भी टॉपिक है उसमें जो भी परिभाषाएं होंगी उसके अकॉर्डिंग जो हम लोग लेके चले, जैसे कि पॉजिटिव टॉपिक मैं ना एग्जांपल से ही लेके चलता हूँ। जैसे G20 हमने लिया था, मैं उसी के हिसाब से चलता हूँ। प्रस्तावना है तो हम G20 की प्रस्तावना बता देंगे कि कैसे जो है वो क्या है उसका हाईलाइटेड, जिसके लिए चर्चा में है फिलहाल। परिभाषा में हम G20 के बारे में बता देंगे, एग्जाम्पल ही है ये सारी चीजें। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, मान लीजिए G20 है तो हम उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता देंगे उस टॉपिक की। अगला जो है वर्तमान स्थिति, सेम चीज, उसकी वर्तमान स्थिति के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद बता देंगे हम लोग उसकी चुनौतियां, यानी कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड उनकी चुनौतियां क्या है। तो जैसे G20 है तो G20 की क्या चुनौतियां हैं। उसके अलावा समाधान, अब चुनौती बताए हैं तो हमको सेम टाइम पे समाधान भी जो है वो बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे समाधान भी बता देंगे। यहाँ पे जनरली ऐसे समाधान होते हैं जो जो पूरी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट करके चल रही है, उस चीज के लिए बिल्कुल जाने माने वो समाधान होते हैं। तो ऐसे टाइप के समाधान हमको यहाँ पे बताने होते हैं, जो इन जनरल जो समाधान है वो सारी चीजों को। फिर उसके बाद हमको बताना है कि सरकार क्या प्रयास कर रही है उन चुनौतियों को सॉल्व करने के लिए। जो हमारी सरकार है, जैसे G20 है तो हम ये ट्राई करेंगे बताने का कि हमारी गवर्नमेंट उसमें क्या क्या चीज कर रही है, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस पर किस तरीके से डील किया जा रहा है उसको ठीक करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग बताएंगे आगे की राह और सुझाव। ये ऐसा पॉइंट है जहां पे हम लोग अपना जो सुझाव है, हमारा जो विजन है, हम उसको वहां पर जो है वो रखते हैं। अब हमारा विजन दो तरीके से हो सकता है, एक तो सोच के खुद से हो सकता है, और एक जो टॉपिक हम देख रहे हैं, जो सॉल्यूशन हमको समझ आ रहा है, जो बड़े बड़े आर्टिकल्स में हमें देखने को मिल रहे हैं, उन आर्टिकल से आप वो आगे की राह को या फिर अब उस सजेशंस को आप पिक कर सकते हैं और उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। और यहाँ पे सबसे बेस्ट क्रिएटिविटी जो है वो आपको दिखाने का मौका मिलेगा आगे की राह वाले पॉइंट में। तो ये अगला पॉइंट हमारा होना चाहिए, जहाँ पे हम अपने सजेशंस जो है वो देंगे। फिर उसके बाद उपसंहार है, यानी कि कॉन्क्लूजन है लास्ट में। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमको 3-4 लाइन में जो है वो आखिरी में 4-5 लाइन लेते हुए वहां पे उस टॉपिक को कंक्लूड करना है। और लास्ट में जो भी आपको ठीक लगे, जो स्लोगन है या ना कोई भी कविता हो सकती है, उसको यूज करते हुए आप उस टॉपिक को एंड कर दोगे। जैसे कि G20 था तो G20 का जो स्लोगन था, और जो लिया गया था, जिस श्लोक से लिया गया था G20 का जो स्लोगन है, उसे लास्ट में जो है हमने लिख दिया। तो ये अच्छा तरीका था उसको कॉन्क्लूड करने का।
तो ये एक पॉजिटिव टॉपिक के लिए ये ओवरऑल स्ट्रेटजी जो है, स्ट्रक्चर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो है, अगर नेगेटिव टॉपिक है तो इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग वही जनरल जलवायु परिवर्तन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, स्ट्रक्चर लगभग वैसा ही रहेगा जैसे पॉजिटिव के लिए था, बस कुछ चीजें ऐड हो जाएगी क्योंकि ये समस्या पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो जो यहाँ पर हमारा जो एंगल रहेगा वो समस्या पे ज्यादा एंगल रहेगा। तो समस्या के ऊपर हम लोग ज्यादा डिस्कशन करेंगे और उसके सॉल्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वही है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, प्रस्तावना, परिभाषा, जैसे जलवायु परिवर्तन है तो जलवायु परिवर्तन के बारे में हम लोग बताएंगे। ये लास्ट ईयर जस्ट ऐसे आया था और मैं एज इट इज मैं लिख के आया हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको। हाँ, ऐसा ही मैंने वहाँ पे डिजाइन भी था और मैं लिख के भी आया हूँ। तो फिर इसके बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता देंगे, जलवायु परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्या रीजन रहा है, कब से स्टार्ट हुआ है, मेन रीजन इसका। और फिर इसके बाद हम ये बता देंगे कि समस्याएं क्या क्या हैं, तो यहाँ पे बता देंगे जलवायु परिवर्तन की क्या क्या समस्याएं हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। फिर हम लोग वर्तमान स्थिति बता देंगे, अभी क्या दिक्कतें चल रही है, क्या कितना विकराल रूप ले चुका है अभी वर्तमान की स्थिति में। फिर हम रीजंस बताएंगे कि ये प्रॉब्लम होने का मेन रीजंस क्या है, आज की डेट में क्यों वो इंक्रीज होते जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग बताएंगे कि प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके कारण, अभी क्या प्रभाव पड़ रहा है और इन फ्यूचर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बता देंगे। फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें हमने बता दी है तो अब यहाँ पर से स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन वाला पार्ट। सॉल्यूशन में सबसे पहले समाधान बताएंगे, जैसे कि लास्ट वाले में भी मैंने बताया स्ट्रक्चर में कि यहाँ पे एक जनरल सॉल्यूशंस हम बताते हैं कि जनरली जो एक्सेप्ट किया जाता है उन सॉल्यूशन को हम लोग यहाँ पे बताएंगे। फिर हम लोग बताएंगे कि सरकार के प्रयास क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या क्या प्रयास कर रही है, इसमें आप छत्तीसगढ़ सरकार भी बता सकते हैं, भारत सरकार भी बता सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या किया जाता है आप उसके बारे में भी यहाँ पे बता सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा वही आगे की राह, सकारात्मक सुझाव। यहाँ पे आप अपने जो है वो पॉइंट्स ऐड ऑन करेंगे कि क्या क्या तरीका हो सकता है जलवायु परिवर्तन को और सही करने का, कम करने का और कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे आप अपने पॉइंट्स जो है वो शेयर करेंगे। लास्ट में वही है, आप कॉन्क्लूड कीजिए कोई बहुत ही अच्छे, लास्ट में कोई कविता या किसी स्लोगन के साथ में आप उसको एंड कीजिए और एक पॉजिटिव कंक्लूजन देना है हमें। हमको हमेशा देखिए यहाँ पर तक नेगेटिव है प्रभाव तक, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो पॉजिटिविटी स्टार्ट होती है ये लास्ट तक बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से हमको लेके चलना है इसी को। इसी का कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को, और सॉल्व करते हुए जो भी समस्या है या जो भी स्थिति है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसकी ओर हमको अपना एक विजन देना होता है लास्ट में। तो ये तो हो गया नेगेटिव टॉपिक के ऊपर हम किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो होता है योजना पे या फिर किसी भी प्रोग्राम पे, ये जनरली छत्तीसगढ़ के पार्ट में आता है। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिजाइन करेंगे, यहाँ पे हम लोग का पहला तो वही पॉइंट है, इंट्रोडक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी योजना है उसका इंट्रो देंगे कि क्या है वो योजना, स्टार्ट क्यों हो रही है, बेसिक तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तावना देखिए वो बिल्कुल मैं ये मानता हूँ लगभग, देखिए बाकी सब चीजें ना एक जैसी होती है, तीन जगह पे अंतर होता है। एक तो प्रस्तावना आपका अलग रहता है थोड़ा सा, दूसरा जो है वो आगे की राह में आप थोड़े अलग पॉइंट डालते हैं, और तीसरा जो है वो कंक्लूजन में। तो ये तीन पार्ट में हमको बहुत अच्छे से मेहनत करने का जरूरत है, क्योंकि बाकी सब पॉइंट तो लगभग सब कोई सेम टू सेम आसपास ही लिखते हैं, उतना अंतर नहीं होता है। अगला रहेगा योजना संबंधित परिभाषा या परिचय, अगर उसमें कुछ डेफिनेशन है आप उसको बता दीजिए, या फिर उसका सिंपल आप इंट्रोडक्शन वहां पर दे दीजिए, परिचय दे दीजिए योजना का। फिर उसके बाद अगले स्टेप में हमको बताना है योजना की जो वर्तमान स्थिति है और उसका जो स्वरूप है, जो भी योजना डिजाइन हुआ है उसकी वर्तमान स्थिति और स्वरूप के बारे में हम लोग बताएंगे। और इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि वो योजना कब से शुरू हुई है, फिर उसका अगर कुछ परिचय है वो दे दीजिए, उसके आप उद्देश्य बता दीजिए, उसमें क्या क्या प्रावधान है इनको दे दीजिए सब हेडिंग में, फिर इसके बाद लक्ष्य बता दीजिए, और अगर कुछ अपात्रता या अपात्रता की शर्तें हैं तो आप उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको जो नीड लगती है आप उसको यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ उसमें लगभग हेडिंग और सब हेडिंग इसी तरीके से हमको देना होता है, सिवाय प्रस्तावना और लास्ट में जो उपसंहार है यानी कंक्लूजन है, इसको बस हम हेडिंग में नहीं लिखते हैं, बाकी सबको आप हेडिंग में लिख के फिर उसके अंदर अपने कंटेंट डाल सकते हैं। ये जब मैं ऐसे का एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा अपने ऐसे का, तो वहां पर आप इसको जो है ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, हम उसको और अच्छे से देखेंगे।
इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट ये रख सकते हैं कि योजना का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है, उसके लिए क्या-क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें हम ये बता सकते हैं कि बजट कितना हमने इसमें रखा है, इसके साथ-साथ उस योजना से क्या-क्या उपलब्धि अभी तक प्राप्त हो चुकी है और अगर वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के द्वारा क्रियान्वयन हो रहा है या क्रियान्वयन के बारे में आपको अच्छे से आइडिया है, तो आप उसके बारे में भी 2-3 पॉइंट वहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद वही है जो पीछे हमने ऐसे में रखा है, तो ये सारी चीज़ें तो लगभग सेम है कि जैसे ही हम ये सारी चीज़ें बता दिए, फिर हम उस योजना से मिलने वाले महत्व या फिर उसके लाभ के बारे में बताएँगे और चुनौतियों के बारे में बताएँगे योजनाओं से, उसका फिर चुनौती भी बताते हैं बताने के साथ ही हमको समाधान भी देना पड़ेगा, तो उन्हीं चुनौतियों का हम समाधान देंगे। फिर गवर्नमेंट के भी और प्रयास बताएँगे अगर वो किसी क्षेत्र से रिलेटेड है, जैसे कि मान लेते हैं महतारी वंदन योजना है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, तो हम महिला सशक्तिकरण के संबंध में और भी जो गवर्नमेंट के जो प्रयास है हम उसको भी यहाँ पर बता सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आगे की राह यहाँ पे हम अपने सुझाव देंगे, योजना को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, अगर उसमें जो छोटे-छोटे लूप होल्स है, प्रॉब्लम्स है, अगर कुछ भी ऐसा आपको दिखता है, आप उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं और बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो सकता है, वो विज़न हम यहाँ पे आगे की राह में अपने सजेशंस में दे सकते हैं। और लास्ट में वही है कि इसको अच्छे से पॉजिटिव नोट पे कॉन्क्लूड करना है, क्रिटिसाइज़ नहीं करना है। हमको पॉजिटिव दिखाते हुए उसको जो है वो कॉन्क्लूड करना है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे और कैसे पॉजिटिव बनाएँगे, इस बारे में जो है हमें बात करनी है। तो ओवरऑल योजना वाले अ, एसे के लिए ये स्ट्रक्चर जो है आप लेके चल सकते हैं। अब ऐसे प्रिपेयर करने से रिलेटेड जो मेरी सीख रही इस बीच में जो मैंने सीखा है उसके बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप बिल्कुल ये कोशिश करें कि आप अपने खुद के निबंध जो है वो तैयार करें। बोलने का मतलब है कि किसी का कॉपी करने से बेटर है कि आप खुद का क्रिएट कीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल अपने से जो है किसी का देख ही नहीं रहे हैं, किसी टॉपर का या किसी के सजेशन देख ही नहीं रहे हैं, खुद से शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि देखिए सबका कलेक्ट कीजिए, लेकिन उसके बाद वो अपना एक थोड़ा यूनिक डिज़ाइन वहाँ पर लाइए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर देखिए 10 कॉपी आया और अगर 9 की कॉपी में एक जैसा ऐसे है और किसी एक के में थोड़ा डिफरेंट है, तो वो डिफरेंट वाले को एडवांटेज होने का चांस है। क्योंकि 9 के 9 में तो सामने वाला समझ गया है कि ये कोई एक ही कॉपी से ये लोग रट के आ गए हैं और लिख दिए हैं। वो एक में जो अलग दिखेगा उसको लगेगा कि हाँ यार मेहनत तो किया है। तो मेरा ये मानना है उसमें थोड़ा बेहतर नंबर मिल जाता है। हमारी क्रिएटिविटी से सामने वाला उ उसको अच्छा भी लगेगा, सीधी-सी बात है चेकर को और एक इंटरेस्ट भी आएगा कि कुछ तो अलग लिखा है। सेम टू सेम सभी लिख रहे हैं तो वो फिर बोर हो जाएगा, कोई भी पढ़ने वाला जो है वो बोर हो जाएगा। तो मेरा ये मानना है इसके लिए ऐसे में कम से कम हमारा एक यूनिक जो है वो थोड़ा-सा जो कंटेंट है वो होना चाहिए। अगर आप किसी का देख भी रहे हैं तो थोड़ा आगे-पीछे कर लो। कुछ तो चेंज कर लो, प्रस्तावना बदल लो, कॉन्क्लूज़न बदल लो। इंट्रोडक्शन, कॉन्क्लूज़न आगे की राह में कुछ अपना यूनिकनेस ले आओ। तो ये ज़रूर कर लेना, कभी भी किसी का भी देख के आप चल रहे हो तो। तो कोशिश करो अपना क्रिएट करने का, नहीं हो पाएगा, मान लीजिए कुछ टॉपिक रह गए हैं तो आखिरी में हमारा जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको स्ट्रैटेजी में कि आखिरी में तो कुछ टॉपिक हमको बने बनाए देख के जाना पड़ता है। अगला पॉइंट है कि आपको क्या करना है, मैप और फ्लो चार्ट आपको इंसर्ट करने का कोशिश करना है, लेकिन सिर्फ तभी जब आपको उसकी आवश्यकता लगती है तो। देखिए बहुत सारे कॉपीज़ और बहुत सारे लोगों के मैंने सजेशंस देखे हैं, 22 में उतना अच्छा, मतलब उतना बुरा भी नहीं था मेरे ऐसे में नंबर, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं था। 122 जो है मुझे मिला था, लाने वाले 140 तक लाए थे। तो क्या होता है जब किसी को एक्स्ट्रा नंबर मिलते हैं ना, तो हमारा दिमाग केवल इसी बात पे चलता है कि उसको नंबर क्यों मिला होगा? तो क्यों मिला होगा, तो जब आप कॉपी देखते हो किसी की तो आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आता है, आप दिमाग में ना जो बोलते हैं ना जो खींचने वाला अट्रैक्शन वाली जो चीज़ें होती है, आपका दिमाग केवल उसमें चले जाता है और हम लोग ये सोचने लगते हैं हाँ, फ्लो चार्ट बड़ा अच्छा दिख रहा है या मैप बड़ा अच्छा दिख रहा है, बड़ा अच्छा मैप बना हुआ है तो उसके कारण नंबर मिल गया होगा। हम बड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं चीज़ों को कि मैप बना है तो नंबर मिला होगा। देख मुझे अब जबकि मैं जो एनालिसिस किया हूँ, मैं ऐसा नहीं पाया। मैंने देखा है कई सारे में मैप बिल्कुल नहीं बना था, फ्लो चार्ट बिल्कुल नहीं बना था, प्लेन ऐसे था और लोगों ने 40 नंबर तक जो है वहाँ पे स्कोर किया है। तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ये एकदम ज़रूरी है कि आप बनाएँगे। अगर ज़रूरी लग रहा है तो आप बना लीजिए। अगर आपकी वो ताकत है तो आप बना लीजिए। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा हमको परेशान भी होने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ नीड है वहाँ बिल्कुल बनना चाहिए मैप। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए लास्ट ईयर जो है 22 के मेंस में राम वन गमन पथ जो है वो आया था, श्री राम वन गमन पथ पे ऐसे आया था। वहाँ पर
मैप बनाना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी था, क्योंकि वो मैप के अकॉर्डिंग हम बता सकते थे कि कौन-कौन से 9 या 10 स्थल हैं हमारे जो कि इस योजना के अंतर्गत शामिल है। तो ये बहुत ज़रूरी पार्ट था। और ऐसे लिखते समय जो है ये मेरा वहाँ पे बैड लक रहा कि मैं थोड़ा-सा भूल गया उस चीज़ को कि मैं मैप ड्रॉ कर सकता हूँ, मेरे माइंड में नहीं आया वो चीज़। अब मुझे लगता है उसका मुझे डिसएडवांटेज हुआ, मुझे कुछ नंबर वहाँ पे कम मिले। अगर ड्रॉ करता तो निश्चित रूप से वहाँ पे 3-4 नंबर जो है ज़्यादा मिलता। तो वैसी गलतियाँ नहीं करनी है, जहाँ पे एसे का टॉपिक का डिमांड है, वहाँ पे आपको बिल्कुल मैप बनाना है, बिल्कुल फ्लो चार्ट बनाना है। तो इस तरीके से हमको इसको यूज़ करना है। अगला पॉइंट है कि आप जो है अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए। बोलने का मतलब है ये इसी से रिलेटेड है। अगर मैप बनाना, ड्राइंग करना आपके स्ट्रेंथ है, आप अपने स्ट्रेंथ पे चलिए। फ्लो चार्ट बनाना आपके लिए कंफर्टेबल है, आप अपने स्ट्रेंथ पे चलिए। आपको टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत नहीं आता है पेपर में, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत टाइम है, 45 मिनट्स है एक ऐसे लिखने के लिए। लेकिन अगर कहीं पे भी आपका वो स्ट्रेंथ नहीं है, तो वहां पर अपने आप को जबरदस्ती झोंकने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पता चला कि आपने अच्छे अच्छे जो है वो डिजाइन बना दिए हैं एक एक पेपर में, एक निबंध में जो है वो पेपर हॉल में, और आप 45 मिनट के बदले आप 1 घंटा वही लिख रहे थे। और अब बाकी के जो एसेज है, लास्ट का एसे मान लो आपका कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इस चीज से बचना है। आप कुछ भी कीजिए, लेकिन अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए। जो आपका स्ट्रेंथ है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, और 45 मिनट्स विद इन टाइम आप उस एसे को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, जो बेस्ट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप एक में 40 स्कोर कर रहे हैं फिर अगले में एकदम से 25 करे या फिर 20 करे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप एवरेज स्कोर कीजिए सब में, आपका एसे का पेपर का ओवरऑल नंबर लास्ट में अच्छा आ जाएगा। तो ये चीज को हमको दिमाग में रखना है कि चारों के चारों एसे हमारे अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। अगला पॉइंट है कि फोकस करना है हमको टाइम और स्पेस मैनेजमेंट में। अभी जो मैंने बोला कि टाइम आप देखिए कि विद इन टाइम इसे खत्म हो जाए, और जो स्पेस है हमारा, क्योंकि हमको टोटल 6 पेजेस लिखना है आजकल जो है वो मैंने बहुत लोगों से बात किया, मेंस देने के बाद में बहुत लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लास्ट लास्ट में 1-2 पेज जो है वो रह जाता है, या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्वालिटी में। वो वही कारण है कि वो टाइम और स्पेस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत है आपको स्पीड से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो आपको उसमें अच्छा प्रैक्टिस करना चाहिए, और अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग जो है अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। हो सकता है किसी की स्पीड बहुत शानदार हो, उसको प्रॉब्लम ना आता हो एग्जाम में, लेकिन अगर आपको आता है, मुझे तो आता था भैया प्रॉब्लम, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी बनाया कि कहाँ पर मैं कैसे स्पेस को मैनेज करते हुए मैं पूरा ओवरऑल पेपर अपना कंप्लीट करूंगा। फर्स्ट टारगेट यही रहता है कि पेपर पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो ये जो है कुछ लर्निंग रही है मेरी ऐसे पेपर से रिलेटेड। तो हमने जो है ऐसे कैसे क्रिएट करना है और उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, इसके बारे में जो है हमने यहाँ पर जान लिया। मेरी जो समझ थी मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया है। आप और जो है जहाँ से आप, क्योंकि ऐसे एक बहुत बड़ा टॉपिक है, 200 नंबर का पेपर है, हर किसी का अपना एक सोच और नजरिया होता है इसमें। तो आप वो सारी चीजें देखिए। मैं एडवाइस करूंगा आप प्रीवियस ईयर टॉपर के जो कॉपीज है आप उनको भी देखिए, जिनको ज्यादा नंबर मिला है उनको देखिए। अपना एनालिसिस कीजिए कि क्यों किसी को ज़्यादा मिल रहा है, क्यों कम मिल रहा है। मेरी जो समझ है मैंने ये पाया है कि जिसका कंटेंट जो है वो ज़्यादा सॉलिड है, जिसका कंटेंट जो है वो क्लोज है एसे के टॉपिक के डिमांड के, उसको बेहतर नंबर जो है वो मिलता है अल्टीमेटली। और जहाँ भी ज़रूरी है उस तरीके से आप एसे को जो है वो डिज़ाइन कीजिए, मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए। जहाँ भी आपको नेसेसरी लगता है, जहाँ नहीं लगता है जबरदस्ती कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, आप अपने स्ट्रेंथ पे चलिए। मेरी यही सीख रही इसी को लेके, और मुझे लगता है कि मेरी जो समझ थी इसमें वो ठीक ठाक काम की। बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं हो पाया, लेकिन बुरा भी नहीं रहा। मेरा काम जो है वो ठीक ठाक जो है वो चल गया इसमें। तो आप लोग भी ऐसे ही अपने हिसाब से जो है वो ट्राई करने की कोशिश कीजिए, लेकिन ऐसे में हमको बेहतर नंबर लाना ही है। इसी सोच के साथ आप इसमें मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर कीजिए, मेहनत करते चलिए, काफ़ी टाइम लेगा ये, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल देखें इसे का, और आगे इसी तरीके से बढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए तब तक के जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।